आज हम लोग बीमी विश्लेषण के अगले वीडियो में प्रवेश करते हैं। आज डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 लेक्चर दिए जा चुके हैं, जिसमें किसी भौतिक राशि की बीमा के डिफिनीशन से लेकर के उसके उपयोग तक बताए गए हैं। यानी भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र आप कैसे निकालते हो और उनका उपयोग क्या है। जो 3 मुख्य उपयोग हैं वो हम उस पर आधारित हमने एक वीडियो दिया है। आज के वीडियो में हम लोग भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने पर आधारित कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन ही हमने लिया था। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे उसका आप सलूशन पहले नहीं देखिए। जो क्वेश्चन लेंगे उसको पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। जो भी जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, अपने मोबाइल को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए और उसके बाद देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या आंसर हमारा आप आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ढंग से वीडियो को नहीं देखते हैं, लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सफल बच्चे और असफल बच्चों में इतना ही अंतर होता है। जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो बहानेबाजी नहीं करते, वो काम करते। जो बच्चे असफल होते हैं उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट रहती है, वो तरह तरह के बहाने गढ़ के आएंगे, बस काम नहीं करेंगे। आपको ताजुब होगा कि आप में से कई बच्चे इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना उन बीमी विधि से उनको आ गया होगा। लेकिन अभी भी आप 12th क्लास के बच्चों के पास संपर्क में जाएंगे तो 10-20% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ये अभी नहीं करना आता होगा उनको। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब पढ़ाया जाता है तो वो लेट हो जाते हैं, जब रिवीजन कराया जाता है तो नहीं क्लास करते कि तो रिवीजन हो रहा है, पढ़ाई थोड़े हो रहा है। और अभी भी वीडियो अपलोड किए गए तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे कि तो ये सब 11th क्लास का है। वो सीख नहीं पाते, उनके पास बहानेबाजी केवल रहती है और उनके पास ये रहता है कि लास्ट में हम कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि सब सीख जाएंगे। कभी सीख नहीं पाते वो, कभी तो वो असफल होते। और जो बच्चे सफल होते हैं वो एकदम एक्टिव रहते हैं। हमने देखा कई बच्चों को एकदम हर वीडियो जैसे दिया जाता है वैसे वो देखते हैं, तो उनको बेनिफिट उनका मिल रहा है। और जो लोग बहानेबाजी कि नेट स्लो चल रहा है, तो ये है हम गांव पे हैं, हमको टाइम नहीं मिल रहा है, और वो फेसबुक पे और सब सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहे हैं, बट इस वीडियो को देखने के लिए उनको पास टाइम नहीं हो रहा है। तो ये असफल बच्चों की निशानी है। जो सफल बच्चे होते हैं वो बहानेबाजी नहीं करते, वो काम करते हैं। बहुत हमको तो हंसी आती है जब बच्चे कहते हैं सर हमको IIT में एडमिशन लेना है, और IIT में एडमिशन लेना है लेकिन इसको सीखना नहीं है, देखना नहीं है। वो सीधे उड़ के IIT में एडमिशन मिल जाएगा क्या? आप स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे तभी तो बड़ी चीज़ को अचीव करेंगे। सीधे IIT में एडमिशन नहीं हो जाते। आप कुछ देखो नहीं, सीखे ही नहीं, टेस्ट से भागते रहिए, छुपते रहिए, बहानेबाजी करते रहिए और सीधे IIT में एडमिशन मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे तो सब लोग IIT का सपना देखने लगेंगे। सपना देखना है तो उसको हिसाब से काम भी कुछ करना पड़ेगा। हम आज के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आपको देखेंगे कुछ कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन अगर टाइम मिलता है तो लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। अगर आप समझ गए बेसिक चीज़ों को तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो वीडियो ढंग से नहीं देखते होंगे। आइए क्वेश्चन लेकर से शुरुआत करते हैं। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी तार में तनाव F उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। बीमी विधि से चाल भी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुछ और क्वेश्चन भी हमने लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, उसको आपको बताएंगे क्वेश्चन को। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके सामने कि तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी किस किस चीज पर निर्भर कर रही है? तनाव F और एकांक लंबाई के द्रव्यमान m। द्रव्यमान एम्पेयर नहीं, एकांक लंबाई के द्रव्यमान m। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि द्रव्यमान और एकांक लंबाई के द्रव्यमान में क्या अंतर है।
बीमी विधि से चाल भी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी चाल भी के लिए हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आपके मन में चल रहा होगा। जो लोग पहले से वीडियो देखते होंगे ध्यान से, वो जानते हैं क्या लिखना है। क्या लिखना है कि माना चाल भी तनाव F के घात A और द्रव्यमान M के घात B के अनुक्रमानुपाती है। अब हम सीधे उसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखते, अब उसको हिंदी में नहीं लिख रहे। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन ढंग से लिख दिया गया, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे। माना V is proportional to F to the power A and M to the power B। डायरेक्ट इसको आप लिख दोगे, ठीक है ना। वो तो एक फॉर्मेलिटी था। अब V is equal to K F to the power A M to the power B। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर बीमी सूत्र लिख दीजिए। बीमी सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, चाल है, बल है, द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, वैसे आपको सबका मालूम है। चाल का क्या होता है बीमी सूत्र, LT पर -1। बल का MLT पर -2। और एकांक लंबाई का द्रव्यमान ध्यान दीजिएगा, ये ML पर -1। यहीं पे बच्चे चूक कर जाते हैं, M लिख देते हैं, वो द्रव्यमान का M होता है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर M है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ML पर -1। चलिए अब बीमी सूत्र लिखते हैं। ये आपको ऐसे हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप यहाँ पे सीधे दोनों पक्षों की बीमी सूत्र लिख दीजिए, LT पर -1। और देखिए कि कितना आसान है। K अब आंकिक नियतांक है, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक, अब क्या होगा, M पे पावर देखिए A और यहां M पे पावर B, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होते हैं, घात जुड़ते हैं। घातांक का नियम आप जानते हो। L पे पावर A पावर -B कितना हो जाएगा, A पर -B। T पर पावर -2A और यहाँ T है नहीं, कितना आसान होता है। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, जिनको घातांक के नियम ठीक से नहीं पढ़े होते। बस घातों की तुलना, बीमाओं की तुलना करने पर या परितुलन करने पर, ठीक है। अब हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। इधर M का डायमेंशन कितना है, बीमा कितना है, घात कितना है, 0। इधर A प्लस B है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 0। इधर L का घात कितना है, A माइनस बी बीमा, और इधर 1 है, A माइनस बी इज इक्वल टू 1। इधर T की बीमा कितनी है, घात -2A, इधर -1। ये आपको 3 समीकरण मिले और 2 ही अज्ञात पद है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये तो कुछ है ही नहीं, देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, A इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन चाहे तो आप डाल सकते हो 2, 3, 4, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब A का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस B इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज B इक्वल टू -1/2। A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया, पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मिटा देते हैं या यहीं पे लिख देते हैं, B इक्वल टू K F टू द पावर 1/2 और M टू द पावर -1/2। ओके, और अंडर रूट उसको लिख सकते हैं ना, पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू K रूट F/M। यही आंसर है। K का मान आपको मालूम हो तो लिख देंगे, नहीं मालूम हो तो नहीं लिखेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है जी। K का वैल्यू ऐसे 1 होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो प्रयोगों द्वारा, पर तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का यही सूत्र होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से और आप अपने से प्रैक्टिस करिए, पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा जो किए उसको देखेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम पहले एग्जाम्पल की तरह ही है बिल्कुल। एक तने हुए तार की आवृत्ति N, तार की लंबाई L, तार में तनाव F, वो उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान M पर निर्भर करती है। तो बीमी विधि से आवृत्ति N के लिए
व्यंजक प्राप्त कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, उसी पर आधारित था, तो इसको भी हमने ले लिया। क्या लिखेंगे? माना तने हुए तार की आवृत्ति n, लंबाई l के घात a, तनाव F के घात b व एकांक लंबाई के द्रव्यमान m के घात c के अनुक्रमानुपाती है। या n इज इक्वल टू, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दोनों पक्ष की बीमा लिख देंगे। बीमा अभी हमने लिखा ही है, भी नहीं रहेगा अब यहाँ पे, n है और l है। तो आवृत्ति n की आप जानते हो क्या होता है, t पर -1, और लंबाई l है तो l का l जानते ही हो, बस पुट कर देते हैं वैल्यू। n का क्या हो जाएगा, t पर -1, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखने पर। l का l, फोर्स का ml t पर -2, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है m। फिर से यहाँ पे चूक होने की संभावना है, m लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बस हो गया, कितना आसान है। अब आप देखते रहो, कहीं का क्वेश्चन हो, पहले m लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हो। तो m पे पावर कितना होगा, यहाँ पे b और यहाँ पे c, तो b प्लस c। l पे पावर a प्लस b माइनस c, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, l का काम खत्म। अब t की बारी, t यहाँ है नहीं, यहाँ है -2b, और यहाँ भी t नहीं है, नहीं है तो अच्छा ही है। परितुलन करने पर इसको इक्वेशन नंबर 2 ना हो तो लिख दीजिए। अगर सूत्र सही है तो आप जानते हैं समांगता का सिद्धांत, दोनों पक्षों की बीमाएं समान होनी चाहिए। इधर m की बीमा कितनी है, 0, और इधर कितनी है, b प्लस c, यानी b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इधर l का घात a प्लस b माइनस सी, इधर 0, लीजिए हो गया। इधर t का -2b, इधर -1, 3 अज्ञात राशि a b c और 3 समीकरण सॉल्व हो सकते हैं ना, तो कर सकते हैं हम लोग। b का वैल्यू तो लीजिए फटाफट निकल गया, b इक्वल टू 1/2। b का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए जरा, 1/2, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। तो c भी हम लिख देते हैं तुरंत, c इक्वल टू -1/2। b के जगह पे 1/2 लिखेंगे तो 1/2 धन c बराबर 0, तो c इक्वल टू -1/2। अब b और c का वैल्यू जरा इसमें रख दीजिए, b और c का, तो a का निकल जाएगा। तो क्या होगा, a, b का वैल्यू कितना है, +1/2, माइनस c का वैल्यू कितना, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। माइनस c है तो c का वैल्यू अगर -1/2 रखेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। आधा आधा 1, हाफ हाफ 1, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार तो है नहीं। लीजिए a + 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -1। सारे वैल्यू निकल गए, a के, b के, c के, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, हो गया काम। f इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू, l पे कितना आया, a का वैल्यू -1, ठीक। फिर f पे b का वैल्यू 1/2, स्मॉल m पे c का वैल्यू -1/2। क्या आ गया, n इक्वल टू, और k छूटा हुआ है तो k लिख दीजिए। k छूट गया था, मिटाने में छूट गया होगा तो परेशान मत होइए, लिख दिया गया। क्या हो गया, k/l, -1 है तो नीचे जाके +l, और इसको क्या लिख दें, √f/m। दिस इज द आंसर। k के वैल्यू के लिए परेशान तो नहीं हो रहे ना, k का वैल्यू हाफ होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, लेकिन आप उसके लिए परेशान मत होइए, हम k के पद में ही आंसर दे रहे हैं। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 11th 12th में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, जितनी भौतिक राशियां आएंगी, सबकी चर्चा होती है। तो आप इस बात के लिए परेशान होंगे कि सर ये भौतिक राशि क्या है, कुछ बच्चों के मन में परेशानी आती है कि सर ये भौतिक राशि क्या है, श्यानता गुणांक क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो उसके लिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि पूरे 12th में 11th में जितनी भौतिक राशियां आए हैं, इस चैप्टर में सबकी चर्चा संभव है।
तो सारे चीज़ आप एक ही चैप्टर में तो पढ़ नहीं सकते, जब समय आएगा तो पढ़ेंगे। अभी आपको सूत्र दे दिया जाएगा, उसका बीमी सूत्र निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो ये खराब लक्षण नहीं है। क्वेश्चन उठना चाहिए, क्वेश्चन मन में उठना अच्छी बात होती है। उसमें कोई ये नहीं कि क्वेश्चन इसके मन में आ रहा है तो ये लड़का ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए। बट आपको बता दिया गया कि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, समय आने पर सब बारी बारी से सीखेंगे। कुछ और क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लिखने में अब ये है TMK, एक स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान m और स्प्रिंग के बल नियतांक k पर निर्भर करता है। क्वेश्चन लिखा नहीं हमने पूरा हिंदी में, आप समझ लीजिए कि एक स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान m और स्प्रिंग के बल नियतांक k पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से उस आवर्तकाल t के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन यही है, लिखे नहीं, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अब उसके बाद? क्वेश्चन नंबर 3 है कि माना स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का आवर्तकाल t, पिंड के द्रव्यमान m के घात a और स्प्रिंग के बल नियतांक k के घात b के अनुक्रमानुपाती है। लिख दिया गया, या t = c m⁴ a k⁴ b। ये c क्यों लिख दिया हमने? k हर जगह लिखते थे, यहाँ c क्यों लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन में k आ चुका है, तो आप कंफ्यूज ना हो। k क्या है? बल नियतांक, और m द्रव्यमान है पिंड का, t आवर्तकाल है। पहले देख लेते हैं, बीमी सूत्र सबका मालूम है कि नहीं आपको? आवर्तकाल t का क्या होता है? t ही होता है। यहाँ m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का तो कैपिटल M ही होता है। बल नियतांक k का शायद आपको न मालूम हो, पता नहीं हमने बताया था कि नहीं, लेकिन फार्मूला होता है बल बटा लंबाई। तो बल mL/-2 और लंबाई L, तो क्या हो जाएगा? m/-2। कृष्ण तनाव का भी यही होता है। तो जिन भौतिक राशियों का बीमी सूत्र नहीं मालूम रहेगा, हमने पहले ही कहा था, आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे? खुद से करें, पॉज कर दीजिए वीडियो को और आप कोशिश करिए कि पहले ही हमसे पहले a और b का मान 1-2 मिनट का टाइम लीजिए और a और b का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद से निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। फिर तो हम कर ही रहे हैं, तो आप पॉज करके कर लीजिए, ठीक है? 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और उसके बाद हम कर रहे हैं। आप कर लिए होंगे। अब हम कर रहे हैं, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिख रहे हैं। C का तो कोई बीमा होगा नहीं, m का m, m⁻², m पे a+b और t पे -2b। देखिए बहुत ही इजी, परितुलन करने पर अब बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे। इधर m का a+b, इधर 0, इधर t का -2b, इधर 1। कितना आसान है, 2 ज्ञात पद 2 समीकरण, फटाफट हो गया। b का वैल्यू -1/2, b का वैल्यू यहाँ -1/2 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से? t = c m⁻1/2 एंड k⁻−1/2, या t = c √m/k। अब c का मान, नियतांक का मान आपकी जरूरत नहीं है, होता 2π है। प्रयोगों के द्वारा आप चाहे तो लिख सकते हो, हम बहुत बता देंगे, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान m के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और स्प्रिंग के बल नियतांक k के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सूत्र है, अभी बीमी विधि से निकाले हैं। जब सरल और आवर्त गति पढ़ेंगे तो इस सूत्र को ऐसे भी निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर ये आवर्तकाल के लिए है। देखिए, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है
जैसे चंद्रमा भी एक उपग्रह है और बहुत सारे उपग्रह हैं जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल t, उपग्रह के कक्षा की त्रिज्या r और पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर हो, तो सिद्ध करो कि उपग्रह के परिक्रमण काल t इज प्रोपोर्शनल टू √r³ G इंटू M, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल t किस चीज पर निर्भर कर रहा है? r और m पर। g दिया नहीं है लेकिन सिद्ध कर रहा है तो g पर भी निर्भर कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि माना उपग्रह का परिक्रमण काल या आवर्तकाल t, उपग्रह के कक्षा की त्रिज्या r के घात a, ग्रह के द्रव्यमान m के घात b और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G के घात c के अनुक्रमानुपाती है, या t इक्वल टू, अच्छा इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं क्योंकि हमको आंसर प्रोपोर्शनल के टर्म में देना है, लेकिन इसको भी लिख दे रहे हैं r⁴ m⁴ b g⁴ c, इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखते हैं सबका बीवी सूत्र आपको मालूम है कि नहीं। जिन बहुत पहले तो g का आपको 2-3 बार हो चुका है, लेकिन फिर से हम उसको निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो r का बीमी सूत्र क्या होगा? त्रिज्या है l, कक्षा की त्रिज्या है उसके लिए परेशान मत होंगे। m का द्रव्यमान m है तो उसका m ही होगा, और कैपिटल G का निकाल लें। F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 अपान r², या G इक्वल टू F इंटू r² अपान m1 m2। तो F ml⁻² r² का l², m1 m2 का m² सीधे लिख दिया। तो G का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? m पर -1, l पर 3 और t पर -2। वैसे तो आप कई बार इसको कर चुके होंगे, आपको याद भी हो चुका होगा, पर जब भी आएगा तो हमने आपको कहा है कि कोई आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। चलिए दोनों पक्षों की बीमा आप लिखते हैं। तो t का t ही होगा, t या नहीं लिखें, आवर्तकाल t का t होगा। इसके लिए कई बार आ चुका है, हर क्वेश्चन में t बहुत ज़्यादा आ रहा है। t का तो कुछ नहीं होगा, आंगिक नियतांक है। l का a, m का m और g का m-1 L3 t पर -2, इसका c हो गया। चलिए घातांक भी अब आप समझ गए होंगे। m पे कितना हो जाएगा? b -c, ओके। l पे a, यहाँ l है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो 3c, और t तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है तो -2c। लीजिए इक्वेशन नंबर 3। परितुलन करने पर m की बीमा इधर कितनी है? b -c, इधर कितनी है? 0। इधर कितनी है l की बीमा? a + 3c, इधर 0। t की बीमा इधर कितनी है? -2c, इधर 1। b इक्वल टू, सॉरी यहाँ से पहले c निकाल लीजिए, c इक्वल टू -1/2, इसमें रख दीजिए। तो b c का वैल्यू -1/2 रखेंगे। चलिए ऐसे ही कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर b इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। b निकल गया, c निकल गया, c का वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो a भी निकल जाएगा। a + 3 इंटू c का वैल्यू कितना है? -1/2। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2। देखो a b c का वैल्यू सॉल्व करके निकालना ये आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आपको आना चाहिए। आप इंटरमीडिएट में गए हो, ये 9th क्लास के बच्चों को भी आना चाहिए। पर फिर भी शुरुआत है, हर चीज़ को हम छोटे से छोटे चीज़ को बता रहे हैं तो इसको सॉल्व कराते रहे। और आपसे हमने पहले ही कहा कि आप पहले खुद से करिए, फिर हमारा चीज़ जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए। चलिए ए बी सी का वैल्यू कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि सिद्ध करना प्रोपोर्शनल के टर्म में, तो ए का वैल्यू कितना है? -3/2। फिर m
बी का वैल्यू कितना आया है -1/2। फिर जी सी का वैल्यू कितना आया है -1/2। ये +3/2 होगा। देखिए -3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, -3/2 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3/2। चलिए अब हो गया 1/2, मतलब रूट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये r³/g/m। ये दोनों -1/2 है तो दोनों नीचे आ जाएंगे। ये तो लिखने का एक तरीका है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दें इसको। आपको नोट तो कुछ करना नहीं है, करना भी होगा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। पर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम लेंगे उसको पहले आप खुद से करिए और फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए, तब आपको दुगना तिगुना समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा फटाक से आप लगा लेंगे। जो अच्छे बच्चे, क्या है, एक स्वरित्र की आवृत्ति n, स्वरित्र की लंबाई l और उसके पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y व घनत्व d पर निर्भर है। तो बीमी विधि से स्वरित्र की आवृत्ति n के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ये क्वेश्चन आप दोबारा चाहे तो लिख सकते हैं। किसी स्वरित्र की आवृत्ति n, उसकी भुजा की लंबाई l और उसके पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y तथा घनत्व d पर निर्भर है। तो बीमी विधि से उसकी आवृत्ति n के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। क्या हम लोग लिखेंगे, माना स्वरित्र की आवृत्ति n, उसके भुजा की लंबाई l के घात a, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y के घात b व घनत्व d के घात c के अनुक्रमानुपाती है। तो क्या हो जाएगा n = k l⁴ a y⁴ b d⁴ c, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो आपको दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। अगर आप पीछे के वीडियोस देखे हुए हैं, ये कुछ है नहीं, क्वेश्चन में करा दे रहे हैं वो अलग बात है, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्या होगा n का बीमी सूत्र, क्या होगा t पे -1। l का क्या होता है, l लंबाई है, l ही होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमने बताया था, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो उसका वही होता है बीमी सूत्र जो दाब का, और घनत्व d से तो शुरुआत ही हुआ था, ml पर -3। चलिए पुट द वैल्यू, बीमी सूत्र को रखा जाए। t पे -1, k को लिखेंगे नहीं, l का l, b, ml पर -3, इस पर c। चलिए सॉल्व किया जाए, घातांक का नियम लगाया जाए। m पे कितना हो जाएगा, पहले m लिख देते हैं फिर l फिर t। तो m पे कितना पावर होगा, b + c। l पे कितना पावर होगा, a - b - 3c। t पे -2b। हो गया इक्वेशन नंबर 2। परितुलन करने पर अभी 2-2, 3-3 मिनट में अब सवाल लगेंगे। इधर m का कितना है बीमा, b + c, इधर कितना है 0, इधर l का कितना है a - b - 3c, इधर कितनी है 0 है ही नहीं। इधर t की बीमा कितनी है -2b, इधर कितनी है -1। अब सॉल्व करके a b c का वैल्यू निकालना है। 3 अज्ञात पर 3 समीकरण निकल जाएंगे। b = 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, c का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। बड़ा आसानी से निकलता है। b और c इसमें रख दीजिए, a निकल जाएगा। क्या हो जाएगा -1/2 b का वैल्यू, -3 c का वैल्यू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी दिस इंप्लाइज a -1/2 + 3/2 = 0। 3/2 - 1/2 कितना होता है 1, तो a + 1 = 0, यानी a = -1। ठीक है, तो a = कितना आ गया -1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए। a का वैल्यू -1,
बी का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू -1/2। तो क्या हो जाएगा ये k/L √y/d। यही शो करना था हम लोग को। ठीक है, ध्यान दिया आपने। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग Vc, नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व ρ तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर है, तो Vc के लिए व्यंजक प्राप्त करो बीमी विधि से है। तो क्या मानेंगे? माना क्रांतिक वेग Vc, नली की त्रिज्या r के घात a, द्रव के घनत्व ρ के घात b तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के घात c के अनुक्रमानुपाती है। या Vc = k r⁴ ρ⁴ ईटा⁴ c। क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब सबका बीमी सूत्र लिख लेते हैं। चाल का क्या होता है? LT पर -1। त्रिज्या r का क्या होता है? L होता है। घनत्व का क्या होता है? ml पर -3। ये आपके सुविधा के लिए लिख दिया जाता है। श्यानता गुणांक ईटा का याद है? ml पे -1 t पे -1। इनका नहीं याद होगा, आप पहले वीडियो में सब निकाले गए हैं। चलिए पुट करते हैं। तो LT पर -1, k को तो छोड़ दीजिए, कोई आंकिक नियतांक है। a ml पे -3, ml पे -1 t पे -1 c। अब बस ये क्रूशियल स्टेप जहाँ पे ध्यान देना है, m पे कितना हो जाएगा? पावर b प्लस c, l पे पावर a पावर -3b, b इंटू -3 और c इंटू -1 -c। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। t पे पावर, यहाँ t है नहीं, इसमें t है नहीं, t पे पावर -c। परितुलन करने पर इधर m की बीमा b प्लस c, इधर 0, इधर l की बीमा -a -3b -c, इधर 1, इधर t की -c, इधर -1। क्या है इसमें? कुछ नहीं, c = 1, c का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, b = -1। अब b और c का वैल्यू जरा इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू नहीं मालूम 3, b का वैल्यू -1 रख देंगे तो -3 × -1 +3, c का वैल्यू -1, ये 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज 3 - 1 2, उधर जाएगा -1। a b c का वैल्यू निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। क्या आया है? a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू +1। ये क्या हो गया? k ईटा/r × ρ। ठीक है, तो ये क्रांतिक वेग का सूत्र है जिसको बीमी विधि से निकाल लिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 7वां से पहले 8वां कर दे रहे हैं। क्या है? किसी द्रव में नियत चाल से गिरते हुए पिंड पर लगने वाले श्यान बल F का मान किस चीज पे निर्भर कर रहा है? उस जो गोली गिर रहा है उसकी त्रिज्या r पे, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पे और पिंड के चाल v पर निर्भर कर रहा है। किसी द्रव में नियत चाल से गिरते हुए पिंड पर लगने वाले श्यान बल F का मान, किसी द्रव में नियत चाल से गिरने वाले गोले पर लगने वाले श्यान बल F का मान, गोले की त्रिज्या r, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा और पिंड की सीमांत चाल v पर निर्भर करती है। तो बीमी विधि से श्यान बल F के लिए व्यंजक प्राप्त करो। चाहे तो आप ये क्वेश्चन को हिंदी में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। क्या कि
किसी द्रव में नियत चार्ज से गिरते हुए पिंड पर लगने वाला श्यान बल ऐसे F, गोली की त्रिज्या R, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा व जो गोली है उसके चाल V पर या सीमांत चाल V पर निर्भर है। तो बीमी विधि से श्यान बल F के लिए व्यंजक प्राप्त करो। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से लगाइए, पॉज करिए और खुद से लगाइए। और नहीं 2-3 मिनट का समय आपके लिए पर्याप्त है, लगा सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन खुद से लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए, माना श्यान बल F, गोली की त्रिज्या R के घात A, श्यानता गुणांक ईटा के घात B व चाल सीमांत चाल V के घात C के अनुक्रमानुपाती है। इक्वल टू करेंगे, एक कांस्टेंट का गुणा कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। दोनों पक्षों की बीमा ले लेते हैं। क्या होता है F की बीमी सूत्र? mLT पर -2, R का L त्रिज्या है, त्रिज्या तो आप मालूम ही है, ईटा अभी आया था। क्या होता है mL पे -1, T पे -1 और चाल भी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा LT पे -1। ये हम लिख दे रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखने पर ये लीजिए mLT पर -2, K का तो कुछ होगा नहीं, R का L, mL पर -1, T पर -1 B, LT पर -1 C। इक्वेशन अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। m पे कितना हो जाएगा B, बस और कहीं m है नहीं, L पे A -B प्लस C, T पर -B -C। इक्वेशन नंबर 2 परितुलन करने पर इधर m का कितना हो गया है B, इधर m का 1 लीजिए, B का मान तो ऐसे निकल गया, L का -A -B प्लस C, इधर L का 1, उधर T का B में -B -C, इधर कितना हो गया -2। कितना आसान है, B का वैल्यू पहले ही दे के चला गया, B का वैल्यू यहाँ रख दीजिए -1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, ये लीजिए -2, तो क्या हो जाएगा C = V1 हो जाएगा, उधर जाएगा +C, इधर जाएगा +2। B और C का वैल्यू कहाँ रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा A, B का वैल्यू कितना आया है 1, C का वैल्यू +1 = 1, A = कितना आ गया 1, सब रख दीजिए इक्वेशन 1 में आ गया। F = सबका मान एक आया यहाँ पे, K ईटा R V। अब कहेंगे सर ने ईटा पहले क्यों लिख दिया, किसी को पहले लिख दीजिए सबका बीमा। चलिए पहले ऐसे लिख देते हैं R ईटा V, अब ईटा R भी लिख दें तो कोई दिक्कत। K का वैल्यू होता है 6 पाई, अगर आपको मालूम हो तो लिख देंगे, नहीं मालूम हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई काटेगा नहीं। एक क्वेश्चन और है कि किसी द्रव के बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण जो आवर्तकाल T है वो बूंद की त्रिज्या R, घनत्व D और उसके पृष्ठ तनाव S के ऊपर निर्भर है। क्वेश्चन को लिख लीजिए, किसी द्रव के बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, बूंद की त्रिज्या R, घनत्व D व उसके पृष्ठ तनाव जो द्रव है, द्रव का घनत्व D और द्रव के पृष्ठ तनाव S पर निर्भर है। तो बीमी विधि से आवर्तकाल T के लिए यह संबंध स्थापित करना है, दिया है कि T इज प्रोपोर्शनल टू, ये शो करना है क्वेश्चन में। जहां प्रोपोर्शनल करके दिया रहता है और आसान होता है, K का बारे में कोई चिंता ही नहीं करना है। क्या लिखेंगे, माना आवर्तकाल T, बूंद की त्रिज्या R के घात A, द्रव के घनत्व D के घात B वो द्रव के पृष्ठ तनाव S के घात C के अनुक्रमानुपाती है। लीजिए = कर दीजिए, ये हो गया कांस्टेंट K लगा दिया। अब जरा देख लीजिए, सबका बीमी सूत्र आपको मालूम है,
कि नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आवर का टी का मालूम आप पहले खुद से करोगे, पॉज करिए, खुद लगाइए जो अच्छे बच्चे हैं। टी का टी, आर का एल, एस पृष्ठ तनाव होता है इसका mt पर -2 हमने निकाला था। और क्या बच गया, डी। घनत्व तो डी से तो शुरुआत ही वही थी, लिख दें कि अब एकदम अच्छी तरह से याद हो गया, ml पर -3। चलिए बीम सूत्र लिखते हैं। टी का टी, के का कुछ नहीं, आर का एल, फटाफट होता गया। सॉल्व करिए। एम पे कितना हो जाएगा, b प्लस सी, एल पे a -3b, इधर है ही नहीं, t पे -2c, इक्वेशन नंबर 3। परितुलन करिए। इधर m का बीमा कितना है, b प्लस सी, इधर कितना है 0, इधर l की बीमा कितनी है a -3b, इधर कितनी है 0, इधर t की बीमा कितनी है -2c, इधर कितनी है 1, c का वैल्यू -1/2, c का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, b का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, a = 3/2। कितना आसान है। abc का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि प्रोपोर्शनल के रूप में यहाँ सिद्ध करना है क्वेश्चन। तो आर ए का वैल्यू 3/2, डी बी का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू -1/2। तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा √dr³/s। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम कुछ कंपटीशन लेवल के 1-2 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, आप इतना ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, कोहरे की स्थिति में वह दूरी स्मॉल डी जहां से सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जानने के लिए एक रेलवे इंजीनियर बीमी विश्लेषण का उपयोग करता है। उसके अनुसार यह दूरी डी कोहरे के द्रव्यमान घनत्व रो, सिग्नल के प्रकाश की तीव्रता एस तथा उसकी आवृत्ति एफ पर निर्भर है। यदि इंजीनियर डी को s⁴1/n के अनुक्रमानुपाती पाता है तो n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो 2014 में आया है। जेईई एडवांस यानी इसको जेईई मेन से टफ माना जाता है, लेकिन अगर आप बीमी विश्लेषण के सारे वीडियो देखे होंगे, ढंग से किए होंगे, तो ये क्वेश्चन एक सामान्य क्वेश्चन की तरह ही आपको लगेगा। तो ये सब देख के डरेंगे नहीं, कोहरा, रेलवे इंजीनियर और ये सब डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में वही है जैसा कि अब बाकी सब क्वेश्चन कर रहे थे। क्या है, दूरी डी, कोहरे के घनत्व रो, सिग्नल के प्रकाश की तीव्रता एस, एस का मतलब वही शक्ति दिया है क्वेश्चन में, शक्ति अपान क्षेत्रफल, तथा उसकी आवृत्ति एफ पर निर्भर है। आवृत्ति एफ है, एन से भी प्रकट किया जाता है, एफ से भी। यदि इंजीनियर डी को s⁴1/n के अनुक्रमानुपाती पाता है तो n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैसे ही करेंगे कि माना दूरी d, घनत्व रो के घात a, प्रकाश की तीव्रता s के घात b व आवृत्ति f के घात c के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, या इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन एकदम सेम है, वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, बल्कि आसान है। जितने क्वेश्चन किए उससे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें केवल बी का वैल्यू चाहिए आपको, ए और सी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। निकल जाए ठीक है, आप चाहे तो निकाल लीजिए, लेकिन केवल बी की जरूरत है क्योंकि हमको एन का वैल्यू चाहिए। तो बी का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो एन निकल जाएगा ना। जैसे b का वैल्यू अगर 1/2 आता है तो n का वैल्यू क्या होगा 2। अगर b का वैल्यू 1/3 आता है तो आंसर क्या होगा n = 3, क्योंकि आंसर में हमको n का वैल्यू चाहिए। अगर b का वैल्यू 1/4 आता है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अगर b का वैल्यू 1/5 आता है तो n का वैल्यू 5। अब ये तो सॉल्व करने में पता चलेगा कि b का वैल्यू आ कितना रहा है। ठीक है, तो करते हैं।
दोनों पक्षों के बीमी सूत्र लिखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या आपको बीमी सूत्र मालूम है घनत्व का? ml पर -3, बहुत पहले से। S क्या है? शक्ति बटा में क्षेत्रफल। तो शक्ति क्या होता है, याद है ना? कार्य बटा समय, m l स्क्वायर t पर -3 और क्षेत्रफल l स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये mt पर -3, mt पर -3। और क्या है? आवृत्ति f है, आवृत्ति f का t पे -1, और इधर दूरी है d, दूरी का तो सबको पता है l। तो सबका बीमी सूत्र निकाल लिए। ये क्लियर शायद दिख नहीं रहा होगा, mt पे -3 है, m पे 1, t पे -3 है, नहीं दिख रहा है तो समझ रहे हैं ना, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। चलिए बीमी सूत्र लिख दिए। l k का तो कोई आंकिक नियतांक है, इसका कोई बीमी सूत्र लिखने की जरूरत है नहीं। m l पर -3 पावर a, s का m t पर -3 पावर b, f का t पर -1 पावर c। अब आप परेशान नहीं होंगे कि किसी क्वेश्चन में d तो घनत्व होता है, तो यहाँ d दूरी कैसे हो गया। इससे मतलब नहीं है, वो d क्या है, दूरी है तो दूरी करेंगे, अगर घनत्व क्वेश्चन में दिया रहेगा तो घनत्व करेंगे, ठीक है ना। प्रतीकों का कोई मतलब नहीं होता कि d क्या है, d से नहीं मतलब होता, d है क्या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रतीक का अर्थ क्या है। d यहाँ पे क्या है, दूरी है, जहाँ घनत्व रहेगा वहाँ घनत्व लेंगे। चलिए l m पे कितना हो जाएगा, a प्लस b, l पे कितना हो जाएगा -3a, और कहीं है ही नहीं। t पे क्या हो जाएगा -3b -c, इक्वेशन नंबर 3। परितुलन करने पर क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर m की बीमा a प्लस बी है, इधर है ही नहीं, 0 है। -3a यही काम आकर के लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 1, एंड -3b -c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर t की बीमा 0 है। a का वैल्यू निकल गया यहाँ पे कितना, -1/3। अगर a का वैल्यू -1/3 है तो b का वैल्यू कितना आएगा, 1/3, क्योंकि यहाँ रख देंगे -1/3, रख लेंगे ना, -1/3 प्लस b इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 1/3। c भी निकाल सकते हो आप इस इक्वेशन से। क्या है ये इक्वेशन, -3b प्लस -c इक्वल टू 0। लेकिन हम c की वैल्यू क्यों निकालें, हमको तो खाली b का वैल्यू चाहिए। क्या आ गया, दूरी किस तरह से डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। d इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, रो टू द पावर a का वैल्यू कितना आया, -1/3, b का वैल्यू कितना आया, 1/3। चलिए c भी निकाल लेते हैं, तो -3 इंटू b का वैल्यू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर हम निकाल दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में निकालें तो इसमें भी निकाल दे रहे हैं। b का वैल्यू 1/3 पुट कर दिए, ठीक है, तो c इक्वल टू क्या आ गया, -1, तो f टू द पावर -1। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, d को कैसे वो पा रहा है, h टू द पावर 1/n के अनुकुलनुपाती पा रहा है, यानी b इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। और इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को क्या मिल रहा है, d इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1/3, और इंजीनियर को क्या मिल रहा है, d इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर 1/n, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, 3 हुआ ना। कंपेयर कर लीजिए, क्या आ रहा है n का वैल्यू 3। बाकी a c से कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू मत निकालिए, इसका मत निकालिए, आपको बस n का वैल्यू चाहिए, n इक्वल टू 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और है, क्या है कि यदि ऊर्जा E, वेग v, समय t मूल राशि हो, मूल राशियां हो, या मूल राशियां मानी जाए, इसको मूल राशियां माना जाए,
तो पृष्ठ तनाव S का बीमी सूत्र क्या होगा? पृष्ठ तनाव S का बीमी सूत्र, बीमा बताना है। अब ये काल्पनिक ऊर्जा ई तो मूल राशि है नहीं ना, वेग भी मूल राशि है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। वो क्वेश्चन में कह रहा कि अगर ये ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा, ठीक है, कल्पना करना है कि अगर ये मूल राशि हो जाए तब S का बीमा क्या होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बट हम सीधे उसका आंसर निकाल ले रहे हैं। एकदम वैसे ही करेंगे कि माना S e के घात a सीधे इक्वल टू कर दीजिए, k का कोई रोल नहीं, बीमा निकालना है तो k e के घात a, v के घात b, t के घात c पर निर्भर है, ठीक है। k का यहाँ पे सीधे ऐसे कर देंगे। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे कि ये मूल राशि माना जाए तो इसका बीमी सूत्र निकालो, द्रव्यमान का ये बल किसी का पूछा जाएगा तो जिनको जिनको मूल राशि माना है उस तरह से आप कर दीजिए। अब क्या होगा, दोनों पक्षों की बीमा लिख लीजिए। पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र होता है mt पर -2, ऊर्जा का आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ml² t पर -2, वेग का lt पे -1, समय का तो t ही रहेगा, परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए परितुलन कर नहीं, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए। m पे कितना हो जाएगा a, और कहीं m है नहीं, l पे 2a प्लस b, t पे -2a प्लस -2a माइनस b प्लस c हो गया। बस परितुलन करिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, a का 1, 2a प्लस b इक्वल टू 0, l का पावर 2a प्लस b यहाँ है ही नहीं, और यहाँ -2a माइनस b प्लस c इक्वल टू -2। a b c का वैल्यू निकालना, तो a तो पहले ही निकल गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2a यानी कि -2, a का वैल्यू भी रख दिया, a का वैल्यू 1 रख देंगे तो b, और यहाँ -2, a का वैल्यू 1, माइनस b का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस c इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या आ गया -2। a b c का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -2, ये S का बीमी सूत्र आ गया। यही है, इसको ध्यान से समझेंगे। 4 ऑप्शन दिया था, अब यही ऑप्शन उसमें सही होगा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह के और एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे कुछ भौतिक राशियों को मूल राशि मान करके और किसी राशि का बीमी सूत्र निकालना होगा। तो इसको ध्यान से आप समझेंगे। ये AIPMT में आया और वो पिछला क्वेश्चन JEE एडवांस में आया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें। थैंक यू। ठीक है।